आइए साथियों जानते हैं कि बाबा साहब को बराक ओबामा ने सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से और कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा संपूर्ण विश्व ज्ञान का प्रतीक क्यों मानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का प्रतीक के रूप में नवाजा है, तो पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बन गया था। इसके पूर्व कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने पर अपने ऐसे पूर्व विद्यार्थियों की एक सूची तैयार करवाई थी, जिन्होंने वहां से शिक्षा लेकर ज्ञान विज्ञान, समाज, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर युगांतकारी काम किया था। इस सूची में सर्वसम्मति से पहले स्थान पर भारत के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम रखा गया। उसी विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व के पुस्तकालय द्वार पर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा काफी पहले से स्थापित है। इन तीनों प्रसंगों उपलब्धियों को भारत की सवर्णवादी वर्चस्व धारा के बौद्धिक जगत और मीडिया ने कभी महत्व नहीं दिया। हाँ, यदि डॉक्टर अम्बेडकर किसी सवर्ण जाति से होते तो इन उपलब्धियों पर ये देश फूले न समाता। बहरहाल यही यहाँ के जातिवादी समाज का छोटापन है और यही बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व की विराटता है। भारत के बीमार मनुवादी समाज ने डॉक्टर अम्बेडकर को जितना ढकने, छुपाने और उपेक्षित करने की कोशिश की, वे उतने ही तेजी के साथ चमकते हुए दुनिया के पटल पर सामने आए और अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्हें ज्ञान का प्रतीक बताने में गर्व का अनुभव हुआ। आखिर डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व में ऐसी कौन सी खास बात थी कि उन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा गया। ज्ञान का मतलब बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होती, दोनों में फर्क होता है। ज्ञान हमें मुक्त करता है उन तमाम सारी सड़ी गली मान्यताओं, अंधविश्वासों, कर्मकांडों और जड़ताओं से जो समाज में गैर बराबरी की मूल कारण है। ज्ञान हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने समझने की शक्ति देता है। ये जियो और जीने दो के सिद्धांत को स्थापित करता है, जो भारत की मूल निवासी संस्कृति की आत्मा भी रही है। ज्ञान तार्किकता और बौद्धिकता की जमीन पर एक स्वस्थ एवं समतामूलक समाज बनाने का रास्ता दिखलाता है। जाहिर है कि किसी भी समाज में ज्ञान की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इसके बिना हम एक लोकतांत्रिक देश की परिकल्पना हरगिज नहीं कर सकते हैं। भारत में आर्यों के आगमन से पहले ऐसा ही समाज था। आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को छल कपट और धूर्तता से पराजित करके पूरे समाज को ईश्वरीय मोह माया, झूठ फरेब और उसके कर्मकांड के कीचड़ में डूबो दिया है, जिससे ये देश आज तक मुक्त नहीं हो पाया है। इसके चलते यहाँ का बहुजन समाज अभी भी तमाम तरह की गुलामियों को झेलने के लिए अभिशप्त है। आधुनिक भारत में इस शोषणकारी ब्राह्मणी तिलस्म को तोड़ने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो वे है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने न सिर्फ सदियों की इस दास्ता की जड़ें खोद डाली, बल्कि उसकी जगह एक बेहतर समाज और सुंदर स्वस्थ देश बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। बराक ओबामा और अब पूरी दुनिया डॉक्टर अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक इन्हीं कारणों से कहती और मानती है। अब सवाल यह है कि ज्ञान डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का हिस्सा कैसे बना। दरअसल ज्ञान की परंपरा श्रम से आती है, यानी जिस समाज में श्रमण संस्कृति रही हो, ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी उसी समाज में आगे बढ़ता है। भारत का आदिवासी समाज हो, शूद्र हो या ओबीसी समाज हो या दलित समुदाय, मेहनत ही इन समुदायों की पहचान रही है। आदिवासियों के पास तो प्राकृतिक ज्ञान विज्ञान का भंडार ही रहा है। अकारण नहीं है कि बहुजन समुदायों से आने वाले महापुरुषों ने ही सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाए और समतामूलक समाज व्यवस्था बनाने का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मणी समाज में श्रम की परंपरा कभी नहीं रही है, इसलिए इनके यहाँ कर्मकांड और काल्पनिक कथा कहानियां तो खूब मिलती हैं, लेकिन वैज्ञानिक काम और लेखन नहीं मिलता। इसी कारण भारत के सवर्ण समाज ने दुनिया को आविष्कार और बौद्धिकता के नाम पर कुछ नहीं दिया। इनके यहाँ विद्या की देवी रही, लेकिन बहुसंख्यक जनता अशिक्षित रही, और जो शिक्षित रहे हैं वे ज्ञानहीन रहे। धन की देवी रही, लेकिन यहाँ के बहुसंख्यक लोग सदियों से कंगाल बने रहे। शक्ति की देवी रही, लेकिन ये देश लगातार गुलाम होता रहा। वस्तुतः मनुवादी एवं वर्चस्ववादी लोग खुद अज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने असमानता, शोषण और जड़ताएं तो खूब फैलाई, लेकिन ज्ञान नहीं। वही यहाँ के अनार्य समाज में तथागत गौतम बुद्ध, कबीर रविदास, ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, शाहूजी महाराज, रामास्वामी पेरियार, गाडगे बाबा, अच्युतानंद, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, तिलका बाबा जैसे अनेक परिवर्तनकामी महापुरुषों की एक पूरी समृद्ध परंपरा दिखती है। आधुनिक भारत में इन सभी बहुजन महानायकों का सम्मिलित रूप हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर में मिलता है। डॉक्टर अम्बेडकर के पास विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से प्राप्त शिक्षा तो थी ही, उसके साथ साथ अनुभवजन्य व्यवहारिक ज्ञान की भी प्रचुरता थी। डॉक्टर अम्बेडकर के विशाल लेखन और क्रांतिकारी कार्यों का गहनता से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की उन्हें गहरी समझ थी।
वे गजब के दूरदृष्टा थे। यही वजह है कि उन्होंने व्यापक बहुजन समाज की मुक्ति का रास्ता खुद तैयार किया, जिस पर चलकर आज वंचित तबका हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने लगा है। डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के मूल में आत्मसम्मान और मानवीय अस्मिता की भावना प्रबल थी। शुरुआती दौर के उनके आंदोलन को देखें तो चाहे वह महार सत्याग्रह हो अथवा कालाराम मंदिर का आंदोलन, सब जगह यही संवेदना दिखती है, मुक्ति की, आजादी की, मानवाधिकार की, समानता की और जाति विशेष के एकाधिकारों के खात्मे की। महार सत्याग्रह के दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि जो निरयोग्यताएं हम पर थोपी गई हैं वे हट जाएं, बल्कि हम सामाजिक क्रांति चाहते हैं। एक ऐसी क्रांति जिसमें नागरिक अधिकारों के मामले में आदमी और आदमी के बीच कोई भेद न किया जाए, सभी मनुष्यों को उच्चतम स्थान तक पहुंचने के लिए समान अवसर प्राप्त हो और जाति की कोई बाधा न रहे। जिस समय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को ढंग से कोई जानता तक नहीं था, उस जमाने में बाबा साहेब ने जोर देकर मजदूरों की अहमियत को रेखांकित करते हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए और मजदूरों के अधिकारों को लेकर बहुत काम किया तथा लिखा पढ़ा व बोला भी। यह अलग बात है कि भारत के वामपंथी अपने जातिगत पूर्वाग्रहों के चलते डॉक्टर अंबेडकर का कभी नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर देश की सत्ता को मजदूरों के हाथ में सौंपने की अहमियत बताते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। वे कहते हैं कि देश को नेतृत्व चाहिए और प्रश्न यह है कि नेतृत्व कौन देगा। मैं ये कहने का साहस कर सकता हूँ कि श्रमिक देश को वह नेतृत्व दे सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है। उपर्युक्त पृष्ठ सम 204 में डॉक्टर अंबेडकर इसके कारणों को समझाते हुए बताते हैं कि अभिजात वर्ग के यहाँ स्वतंत्र चिंतन की संभावना नहीं है, यद्यपि आदर्शवाद उनके लिए संभव हो सकता है। इस बारे में मध्य वर्ग की अपनी दिक्कतें हैं, तो केवल मजदूर वर्ग ही है जिसके लिए आदर्शवाद और स्वतंत्र चिंतन संभव है। ये सर्वविदित है कि डॉक्टर अंबेडकर फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनके लेखन, चिंतन, आंदोलन और कार्यों पर इस क्रांति का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का सूत्र उन्होंने इसी क्रांति से लिया था। 1789 में हुई फ्रेंच क्रांति में घोषणा पत्र जारी किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर 1927 में जब महार सत्याग्रह करते हैं तो उसमें भी घोषणा पत्र जारी किया जाता है। इस घोषणा पत्र में देश की सत्ता पर जनता की मजबूत पकड़ को जरूरी बताया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर बहुजन जनता से जोर देकर कहते हैं कि यदि हमारे वर्ग को संसदीय लोकतंत्र में रहना है तो उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। उसे सरकार पर न केवल अपना दबाव बनाना होगा बल्कि सरकार पर कब्जा भी करना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस vol.no 10 पेज 110। दरअसल महार सत्याग्रह के अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉक्टर अंबेडकर भारत में लोकतंत्र की अवधारणा और उसके सफल होने के तरीकों के संबंध में प्रखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। समय बीतने के साथ आगे चलकर उन्हें यह एहसास हो जाता है कि केवल इस तरह की लड़ाइयों से बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर अब राजनीतिक सत्ता के महत्व को गहराई से जानने समझने लगते हैं और सत्ता में हिस्सेदारी का आंदोलन छेड़ देते हैं। उनके लिए अब बहुजन प्रतिनिधित्व का सवाल सबसे अहम हो जाता है। वे बार बार गांधी जी से टकराने से भी पीछे नहीं हटते और अपने वंचित समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहते हैं। इन सब का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने मिशन आंदोलन को लेकर कितने व्यवस्थित, योजनाबद्ध, विशनरी और प्रतिबद्ध थे। उन्हें पता था कि मुक्ति का ये संघर्ष लंबा चलने वाला है, इसलिए एक व्यवस्थित वैचारिक रास्ता तैयार करना बहुत जरूरी है और यह काम उन्होंने बखूबी करके दिखाया। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत से झंझावात झेलने पड़े, लेकिन वे उसी जुनून, साहस और जज्बे के साथ हमेशा डटे रहे। उन्हें जब संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई तो वहां उन्होंने भारत की समस्त वंचित जमात, जिनमें धार्मिक, अल्पसंख्यक और स्त्रियां भी शामिल हैं, इनके हितों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा। लेकिन किसी गैर वंचित वर्ग या समुदाय का उन्होंने जरा भी नुकसान होने नहीं दिया। ये संविधान की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। यदि इस देश का संविधान किसी सवर्ण व्यक्ति के नेतृत्व में बनाया गया होता तो ऐसा हरगिज नहीं हो पाता। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में संख्या बल बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अशिक्षित गरीब समस्त बहुजन समाज को वोट का अधिकार दिलाकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपना ऐतिहासिक योगदान दिया। उसके पूर्व वे लगातार अपने लोगों को राजनीतिक सत्ता के महत्व को बताते रहे थे। उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, भले ही वे हार गए। आशय स्पष्ट है कि बाबा साहेब राजनीतिक सत्ता को ही सारी प्रगति का मूल मानते थे। उन्हें पता था कि भारत जैसे जातिवादी देश में वंचितों का हक यहाँ के मनुवादी लोग आसानी से नहीं देने वाले। इसके लिए उन्होंने तमाम संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था की और कहा, शिक्षित बनो,
संघर्ष करो, संगठित रहो के सूत्र द्वारा सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टि राजनीतिक सत्ता की तरफ ही थी। बार बार इसको बोलकर वे अपनी वंचित जनता का आह्वान करना चाहते थे कि शिक्षा, संघर्ष और संगठन को माध्यम बनाकर इस देश की बहुजन आबादी, जो कि पहले से ही यहाँ की हुक्मरान कौम रही है, अब संख्या बल के आधार पर सीधा राजनीतिक सत्ता को हासिल करे। यद्यपि मान्यवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में खास तौर से डॉक्टर अंबेडकर की इस सिद्धांत को व्यवहारिक धरातल पर सच साबित करके दिखाया। ये भारतीय इतिहास की कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसके अफसोस और दुख की बात है कि मनुवादी व्यवस्था से लड़ भिड़कर डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयत्नों से प्राप्त संवैधानिक अधिकारों को अब तक यहाँ का दलित, आदिवासी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक और महिला समुदाय सही तरीकों से उनके अर्थों को समझ नहीं सके और हासिल नहीं कर पाए हैं। यहाँ का बहुजन समाज अपनी धार्मिक गुलामी के चलते वोट की कीमत को पहचानने में अब तक असफल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात किया था। इसके माध्यम से वे इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे। उनका ये बहुत बड़ा सपना था जो उनके असमय महापरिनिर्वाण के चलते अधूरा रह गया। इसके लिए वंचित समुदाय को भी अभी बहुत काम करना होगा। अपने मिशन आंदोलन को और मजबूत करना होगा, उसे गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में नौजवानों और महिलाओं को आगे आना होगा। उन्हें इस वैचारिक कारवां का नेतृत्व संभालना होगा। बहुजन समाज के अंदर की पितृसत्ता को डॉक्टर अंबेडकर खतरनाक मानते थे, इसलिए एक लड़ाई उसके लिए भी चलती रहनी चाहिए। कुल मिलाकर वंचित जमात को अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जमीन को सुदृढ़ बनाकर राजनीतिक ताकत को खड़ा करना होगा। इसके बाद ही तमाम तरह के शोषण, उत्पीड़न व भेदभाव से मुक्त, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित समतामूलक समाज बनाने का सपना सच हो पाएगा। वास्तव में इस बड़े काम को संभव कर दिखाने के बाद इस देश का बहुजन समाज पूरी दुनिया को ये बताने में सफल हो पाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर सही मायनों में ज्ञान के प्रतीक हैं। बाबा साहब के ऐसे ही विचारों और अनमोल वचनों को जानने के लिए हमारी YouTube चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।